नमस्कार दोस्तों, जीएसटी में आपका स्वागत है। आज हम लोग राज्य व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर है मौलिक अधिकार, उसका प्रारंभ करेंगे। ठीक है। जबकि मौलिक अधिकार से पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, भाग 1 पढ़ चुके हैं, संघ उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 पढ़ चुके हैं, नागरिकता। तो ये क्या हो गया, भाग 3 मौलिक अधिकार। इस तरीके से थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में आपसे मैचिंग करने के लिए पूछ लिया जाता है। ठीक है। भाग 3 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार मौलिक क्यों हैं, इन्हें संविधान में क्यों रखा गया है, इनकी प्रकृति क्या है, इसमें कोई संशोधन कर सकते हैं कि नहीं, इसमें संसद को कोई चीज़ हटाना है या निलंबित करना है, कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है। और कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, इन सब टॉपिक को हम लोग यहाँ कवर करेंगे। तो मौलिक अधिकार थोड़ा सा व्यापक रहेगा, इसके कई सारे पार्ट आएंगे, तो थोड़ा सा धीरज धरेंगे और कोई जल्दीबाजी करने की कोशिश नहीं करेंगे, है ना। चलिए इस बात को समझते हैं कि पहली बात तो अधिकार क्या होता है। अगर आप देखेंगे अधिकार क्या होता है, तो अधिकार एक तरीके से एक स्वतंत्रता है, एक स्वतंत्रता है, आजादी जिसको आप समझते हैं, स्वतंत्रता आप जिसे समझते हैं। और ये वो स्वतंत्रता है जिसको समाज का, सरकार का, खासतौर से देखिए समाज मैंने क्यों बोला अभी बता दूंगा। हालांकि जब हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, संविधान पढ़ रहे हैं, तो सरकार की ही बात करनी चाहिए, राज्य की ही बात करनी चाहिए, लेकिन समाज भी क्यों कह रहा हूं अभी आपको स्पष्ट कर दूंगा। स्वतंत्रता, ऐसी स्वतंत्रता जिसको सरकार का समर्थन प्राप्त हो, सरकार का मतलब राज्य का, संविधान का, कानून का, जो भी आप समझ लें। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं आएगा। अब समाज मैंने क्यों कहा, समाज मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप घर में आप के कुछ अधिकार हैं। मतलब अगर एक सामान, अगर मान लीजिए फल आया है घर में, तो भाई ये है कि भले वो एक ही आम है, ठीक है, एक ही है, तो ये आपका अधिकार है कि अगर आप दो भाई बहन हैं तो ये आप दोनों को मिले। अगर कोई एक बेईमानी करता है तो, और आप क्या कहते हैं कि अच्छा रुको, शाम को मम्मी से या पापा से शिकायत करूंगा या करूंगी, जो भी है, तो दूसरा वाला आपको तुरंत आपके अधिकार तो वापस कर देता है। चलो अच्छा, चलो दोनों लोग मिल बांट के खा लेते हैं। इसीलिए मैंने आपको बात कही, अधिकार ऐसा नहीं है कि सिर्फ कानूनी होते हैं, अधिकार नॉर्मल भी होते हैं भाई। तो अभी हम लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं, कानूनी बात कहाँ कर शुरू की है अभी तो। ठीक है, इसलिए मैंने वहां पर समाज भी लिखा था। तो ऐसे ही कुछ अधिकार हैं संविधान में जो मिले हैं नागरिकों को, वो नागरिकों को मिले हैं, उन्हीं की जब हम बात करते हैं तो मौलिक अधिकार की बात करते हैं। ठीक है, कुछ अधिकार जो संविधान प्रदत्त हैं उनको हम मौलिक अधिकार कहते हैं। और अधिकार का मतलब यह है आजादी प्लस उसको संरक्षण। अधिकार वह भी है जिसके लिए हम कोई सीधा या कहें प्रत्यक्ष हम कोई कर्तव्य नहीं करते। मतलब आपको पढ़ने लिखने का अधिकार तभी प्राप्त है जब इसके लिए कर्तव्य कोई और कर रहा है, मतलब माता पिता ही कर रहे हैं ना। ठीक है, आप में से कुछ लोग होंगे जो अपने आप से भी पढ़ाई करते होंगे, वो बात अलग है, अच्छी है बात, लेकिन एक नॉर्मल जनरल बात जो हो रही है उसमें यही है कि कर्तव्य कोई और कर रहा होता है तब किसी दूसरे को जाके अधिकार मिल पाते हैं। तो अधिकार वही है जिस पर आप बिना कर्तव्य किए दावा करते हैं, है ना। मतलब एक बच्चा अगर जन्म ले रहा है तो उसके माँ बाप भी उसको अब समाप्त नहीं कर सकते, उसकी जान नहीं ले सकते। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि वो जो जन्म लिया है बच्चा, उसका जीवन का अधिकार उसको प्राप्त हो गया है, लेकिन जिसके लिए उसने कोई कर्तव्य किया ही नहीं। ठीक है, तो अधिकार उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। फिर एक टर्म आता है संवैधानिक अधिकार। ये सब टर्म आपकी किताब में आते हैं और आप रट के चले जाते हैं, समझते नहीं हैं। संवैधानिक अधिकार एक होता है वैधानिक अधिकार। ये सब शब्द आपकी किताब में आते हैं, आप नॉर्मली पढ़ के निकल लेते हैं, उसको समझने की कोशिश कभी शायद नहीं की है।
हाँ, कुछ लोगों ने किया है तो बधाई के पात्र हैं, अच्छी बात है। ध्यान दीजिए, अब संवैधानिक अधिकार किसे कहते हैं? संवैधानिक अधिकार उसे कहते हैं जिनका वर्णन संविधान में है, जैसे कि भाग 3 में जो मौलिक अधिकार हैं इनका वर्णन है संविधान में। और कुछ भाग 3 से अलग भी हैं, जैसे कि आर्टिकल 300A या 300 का कह लें आप, 326 कह लें आप, 301 कह लें आप, कुछ संविधान में वर्णित है, कुछ मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित है, कुछ मौलिक अधिकार से अलग वर्णित है, लेकिन संवैधानिक अधिकार तो है कम से कम हमारे लिए। ठीक है, संपत्ति का अधिकार, वोटिंग का अधिकार, ये अधिकार तो है हमारे ना। लेकिन अब सवाल ये है कि वैधानिक अधिकार किसे कहते हैं? वैधानिक अधिकार उसे कहते हैं जो विधायिका द्वारा बनाए जाते हैं, विधायिका द्वारा निर्मित होते हैं। अब विधायिका अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर शुरुआती वीडियो देखिएगा, मैंने सब क्लियर कर रखा है, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे बार बार क्रम से देखिएगा वीडियो। विधायिका द्वारा निर्मित का मतलब जो आप देखते हो कि उपभोक्ता अधिकार अधिनियम मान लीजिए है, उपभोक्ता अधिकार की बात करता है। घरेलू हिंसा देख लीजिए आप, ठीक है। अभी हाल ही में जो ट्रिपल तलाक वाला आप कानून बनाने की बात कही गई है, ठीक है। या आप जो पर्यावरण कानून देख रहे हो वो क्या है, वो उसका जिक्र तो हमारे संविधान में नहीं किया गया है ना, किया भी गया तो अधिकार के तौर पे नहीं किया गया, लेकिन हाँ उसको क्या किया गया है, विधायिका द्वारा एक स्पष्ट कानून बनाया गया है। तो विधायिका जब स्पष्ट कानून बनाती है तो इस सकारात्मक विधि द्वारा, पॉजिटिव लॉ द्वारा दोनों सदनों से पारित करा के, राष्ट्रपति के सिग्नेचर करा के, तो उससे वैधानिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, वैधानिक कानून या वैधानिक अधिकार इसलिए भाई उपभोक्ता होने के नाते हमारे भी अधिकार है, ठीक है, उपभोक्ता होने के नाते हमारे भी अधिकार है, तो वो वैधानिक अधिकार हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं संवैधानिक अधिकार और वैधानिक अधिकार भी आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब फिर से वही बात आते हैं अधिकार पे। अधिकार क्या है? तो आजादी और उसको जो सब संरक्षण भी प्राप्त हो, संरक्षण। अच्छा देखिए, एक बात और समझिए। अब यहाँ पे मैंने आपको शुरुआती वीडियो में समझाया है कि राज्य किसे कहते हैं। राज्य का एक अपना भौगोलिक क्षेत्र होता है, अपनी जनसंख्या होती है, अपनी सरकार होती है और होती है संप्रभुता। ठीक, ये 4 चीजें जहां होती हैं उसको राज्य कहते हैं। लेकिन राज्य शब्द का प्रयोग हम लोग संघ की इकाई के रूप में भी करते हैं, और आगे अब जब आप बढ़ेंगे तो देखेंगे राज्य का प्रयोग हम लोग सरकार के रूप में भी करेंगे अब। ठीक, समझ गए? आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए भूखंड है, इस भूखंड पे कुछ आबादी है, और ये आबादी जब अपनी सरकार बनाएगी, मान सुरक्षा के लिए सरकार तो बनानी पड़ेगी ना भाई। पहले राजा होते थे, मान लीजिए राजा ही को आप ले लीजिए, तो भाई जिसको राजा आप बना रहे हो तो भाई देखोगे ना कि इनके ऊपर क्या कर्तव्य है और ये इसके बदले में क्या देंगे। ऐसे ही जब राष्ट्र राज्य का निर्माण हो रहा था तब कर्तव्यों और अधिकार इनको परिभाषित करना जरूरी समझा गया, क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि अधिकार किसी को तभी मिलेंगे जब उसके लिए कोई कर्तव्य कर रहा होगा। अधिकार और कर्तव्य 2 अलग अलग चीजें ना होकर के एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यही मैंने आपको समझाया, माता पिता वाला उदाहरण देकर, पढ़ने वाला उदाहरण देकर के। तो ऐसा समझिए कि जो राज्य का कर्तव्य, नागरिक का कर्तव्य, राज्य के अधिकार, नागरिक के अधिकार, ये 4 चीजें होनी चाहिए। क्योंकि अंतिम रूप से आप देखेंगे तो राज्य और नागरिक की भूमिका है किसी भी देश में, किसी भी सरकार में। भाई सरकार अगर है तो नागरिक के भलाई के लिए है ना कि कल को अगर राज्य बड़ा मजबूत हो जाता है तो नागरिक के अधिकारों को कुचल ना दे। इससे पहले से परिभाषित करना जरूरी है। अब देखिए,
राज्य का कर्तव्य क्या है, ये आप नीतिशक तत्वों में पढ़ते हैं, जिसे कि आप भाग 4 कह लें, नीतिशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो है, डीपीएसपीस। नागरिक के कर्तव्य आप पढ़ते हैं 4A में, या 4 का कह लें, 4A कह लें, भाग 4 का में पढ़ते हैं। राज्य के अधिकार, इसको संविधान में बहुत विशालता से बताया गया है, कभी किसी पद के रूप में, कभी किसी पद के रूप में, कभी किसी पद के रूप में, लेकिन पद को परिभाषित किया गया, अधिकार बहुत क्लियरली नहीं बताया गया। ठीक है, बहुत क्लियरली नहीं बताया गया। लेकिन राज्य के पद अधिकारों के लिए कोई ऐसा कोई समुच्चय नहीं दिखाया गया संविधान में कि भाई ये राज्य के अधिकार हैं, इनकी लिस्टिंग कर दें, ऐसा नहीं है कहीं। नागरिक के अधिकार के लिए भाग 3 है। तो क्या राज्य के अधिकार नहीं है? देखिए, अब बात को समझिएगा, अभी इन दोनों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कर्तव्यों पर। अब अधिकारों की बात अभी चल रही है, ठीक है, इस पर ध्यान थोड़ी देर के लिए मत दीजिए। अब आइए इन दोनों पे। किया यह गया कि भाई 2 लोग हैं, एक्स मान लीजिए राज्य है और वाई मान लीजिए नागरिक है। अगर इनके अधिकारों की सीमाओं को परिभाषित कर दिया जाए तो क्या एक्स के सीमा अपने आप, एक्स के जो अधिकार अपने आप परिभाषित नहीं हो जाएंगे? ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि खाली जमीन है और इतनी दूर अगर रास्ता बना दिया जाए, ये मान लीजिए रास्ता बन गया, अगर रास्ते को, सड़क को परिभाषित कर दिया गया तो फुटपाथ अपने आप परिभाषित नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। इसी तरीके से आप खुद अगर देखिए, ये थोड़ी सी महीन चीजें हैं और अभी आपको लग सकता है कि ये एक्स्ट्रा सर क्यों बता रहे हैं, कभी पूछा नहीं जाएगा, ये वो आपको लग सकता है, लेकिन आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, विषय की गहनता के लिए आवश्यक है कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझें। और कई बार इसीलिए होता है कि आप देखते हैं कि लोगों के इंटरव्यू में नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि आप देखेंगे मुख्य परीक्षा में उतने नंबर नहीं अच्छे होते हैं। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। इस तरीके से मत सोचिए सिर्फ हमें नंबर ही लाना है, नहीं, एक व्यक्तित्व के विकास के लिए भी जरूरी है। जब आपके पास किसी चीज़ की जानकारी होती है ना, तो आपके चेहरे पे एक अलग ही आत्मविश्वास होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो ये नागरिक के अधिकार को भाषित किया गया है मौलिक अधिकार में, ठीक। चलिए, तो मौलिक अधिकार की बात हो गई। मौलिक अधिकार हम लोगों ने समझ लिया, अधिकार क्या होता है, संवैधानिक अधिकार हो क्या होता है, वैधानिक अधिकार क्या होता है, अधिकार की चर्चा की ही क्यों गई है ना, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि ये मौलिक क्यों कहा जा रहा है, इनको मौलिक क्यों कहा जा रहा है। मौलिक इसलिए कहा जा रहा है, मूल इसलिए कहा जा रहा है। मूल या मौलिक में कोई अंतर नहीं है, परेशान ना होंगे कि सर मूल लिखे और मौलिक बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, तो उसमें परेशान ना होंगे, बहुत ज़्यादा कोई विशेष बात नहीं है। तो मौलिक ये क्यों है, उनको देख लेते हैं। देखिए, माना यह गया कि व्यक्ति के विकास के लिए, कैसा विकास, सर्वांगीण विकास, विकास के लिए आवश्यक है कि कुछ नागरिकों को कुछ अधिकार मिले, मूलभूत अधिकार मिले उनके व्यक्तित्व विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए। सर्वांगीण विकास का क्या मतलब है भाई? सामाजिक विकास, सर्वांगीण शब्द तो किताब में लिखा मिल जाता है, आप मतलब नहीं समझ पाते। सामाजिक विकास के लिए, धार्मिक और दार्शनिक विकास के लिए, धार्मिक व दार्शनिक विकास, सांस्कृतिक विकास, हर व्यक्ति की अपनी अपनी संस्कृति है तो उसके विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए। तो मतलब व्यक्ति अपना विकास सोच सके, अपना मतलब अपने जो लेवल है उसको ऊपर उठा सके, अपने जो ज्ञान का जो क्षितिज है उसको विस्तार दे सके, ठीक है, ये आवश्यक है, ठीक। तो मौलिक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में ये सब सहायक अधिकार है। किसी के भी व्यक्तित्व में अगर कुछ बढ़ोतरी करनी है तो ये आवश्यक है, इनके बिना आप नहीं कर सकते। अब आप एक चीज देखिए, अब अभी वर्तमान तो मुद्दा फिलिस्तीन का ही है, ठीक है, इजराइल का, फिलिस्तीन का है, उसी पे उदाहरण ले लेते हैं। इजराइल है, इजराइल का ये युद्ध कहाँ से होता है? जब उसको लगता है कि अब अगर हमने ये हार दिया, ये जमीन हार गए, तो फिर इस पृथ्वी पे हमें कहीं कोई स्थान नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो व्यक्तित्व विकास के लिए उनको एक अधिकार चाहिए था ना, ठीक।
आज स्थिति क्या है? आज फिलिस्तीन को लग रहा है कि फिलिस्तीन एक्चुअली में बोलना पड़ रहा है, एक्चुअली वो तो सब हमास का ही मामला है। खैर बोल उस सब मामलों में मत जाइएगा, कि अभी जो उदाहरण दे रहा हूँ उस पर रहिएगा। तो वहां पर क्या लग रहा है कि भाई अब जो हम 12% बचे हैं अभी भी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? अब देखिए तिब्बत की स्थिति देख लीजिए, तिब्बत की स्थिति देख लीजिए, वो अपने अधिकारों के लिए तो लड़ रहे हैं भाई। शासक कोई और होगा, शासक कोई और है, ठीक है, लेकिन व्यक्ति के अधिकार छीने जा रहे हैं तब लड़ाई हो रही है ना। ऐसे समझिए, आपके मम्मी पापा आपको खुद 2 थप्पड़ लगा दें कोई बात नहीं, कोई दूसरा जब अगर 2 थप्पड़ उसी बात पे लगा देता तो आपको ज्यादा बुरा लगता है, ठीक है। ऐसे ही समझिए इस बात को, है ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई मौलिक अधिकार के जरूरी है कि आपका सर्वांगीण विकास हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके। सर्वांगीण का क्या मतलब है? अगर आप सामाजिक विकास हो सके, आर्थिक विकास हो सके, सांस्कृतिक विकास हो सके, दार्शनिक हो सके, धार्मिक हो सके, आध्यात्मिक हो सके, हर तरीके से आप विकास कर सके, ठीक है। अब एक सवाल और कि इसे क्या जरूरत थी संविधान में शामिल करने की? क्यों शामिल किया गया संविधान में से? ना करते क्या दिक्कत है? तो पहली बात तो एक जवाब आप सुन चुके हैं, जो मैंने कहा आपको सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है भाई, ठीक है। एक जवाब तो हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा, जिस समय हम आजाद हुए थे हम अशिक्षित अशिक्षित या कहें कि उतने जागरूक नहीं थे, जागरूकता का अभाव। आज भी आप बहुत बड़ी आबादी से पूछेंगे उसके मौलिक अधिकार क्या हैं तो बता नहीं पाएंगे। ऐसे में राज्य कहीं अंकुश ना मतलब निरंकुश ना हो जाए, तो राज्य पर अंकुश लगाने के लिए, ठीक है, मौलिक अधिकारों को पूर्णतया परिभाषित संविधान में इसलिए किया गया है, एक तो नागरिकों को अधिकार मिले, एक तो वो पॉइंट हो गया, ठीक है ना, नागरिकों का विकास के लिए जरूरी है। दूसरा पॉइंट है हमारे जो अभी नागरिक हैं वो इतने जागरूक नहीं है, इतने साक्षर नहीं है और इतने अभी नहीं समझते हैं सब चीज़ों को, अपने अधिकारों को। तो ऐसा ना हो कि राज्य उन पर अंकुश लगाए या राज्य उनको छीन ले। तो राज्य पर अंकुश लगाने के लिए, राज्य पर कंट्रोल करने के लिए उसे संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, क्योंकि जब लिखा रहेगा तब स्पष्टता रहेगी, तब छीनना इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। अभी छीनना मैं शब्द कह रहा हूं और आपको लग रहा होगा कि सरकार ऐसे नहीं छीनेगी, सरकार क्यों छीनेगी? अरे आप देखेंगे जब आप अभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मुद्दा देखेंगे, जब आप प्रीवी पर्स का मुद्दा देखेंगे, जमींदारी का मुद्दा देखेंगे, जमीन वाला, तब आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या समस्या है। लेकिन अभी आपको नॉर्मली कह रहा हूँ छीनना तो शब्द शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन हाँ जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको क्लियरिटी और आती चली जाएगी, ठीक है। अब है मौलिक अधिकारों की प्रकृति क्या है। भाई देखिए, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। हमारा जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, ध्यान दीजिएगा, अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। इसकी अन्य संज्ञा है नागरिक अधिकार और प्राकृतिक अधिकार। नागरिक अधिकार इसलिए क्योंकि ये संविधान द्वारा या कहें राज्य द्वारा नागरिकों को प्राप्त है, इसलिए वो नागरिक अधिकार है। प्राकृतिक अधिकार क्यों है भाई? प्राकृतिक अधिकार ये इसलिए है क्योंकि ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। भाई एक आजादी है, वो कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र ही पैदा होता है भाई ना, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र ही पैदा होता है, वो प्राकृतिक अधिकार है। जैसे जीने का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का अधिकार प्राकृतिक है, वो कुदरत ने आपको दे रखा है कि आप अपनी बात कह सकें, ठीक है, इसीलिए इसको प्राकृतिक अधिकार भी कहा जाता है। हो सकता है आपसे कभी मूल अधिकार, मौलिक अधिकार की जगह नागरिक अधिकार लिख दे, प्राकृतिक अधिकार लिख दे। बहुत बार आप ये भी देखेंगे कि मौलिक अधिकार की जगह सिर्फ भाग 3 के अधिकार बोल देता है। इसलिए इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको, ठीक है। थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। इंग्लैंड के सम्राट जॉन से सबसे पहले नागरिकों ने मौलिक अधिकार की शिक्षा प्राप्त की और इसी 1215 में यह हुआ और इसी दस्तावेज को मौलिक अधिकारों का जन्मदाता माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा,
कथन एक, मौलिक अधिकारों की सबसे पहली चर्चा इंग्लैंड में देखने को मिलती है। कथन एक। कथन दो, भारत ने मौलिक अधिकार इंग्लैंड से लिया है। देख लीजिए, कथन एक सही है, कथन दो सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहली चर्चा इंग्लैंड में तो हुई है, लेकिन हम लोगों ने यूएसए से लिया है। तो ये इस तरीके के प्रश्न आपको यूपीएससी में देखने को मिल जाते हैं, तो ज़रा सतर्क रहिएगा। ठीक है, ये बात सही है कि पहली चर्चा इंग्लैंड में हुई है, लेकिन हमने इंग्लैंड से नहीं लिया है, हमने लिया है अमेरिका से। ठीक। अब समय समय पर सम्राट ने अनेक अधिकारों को स्वीकृति दी। अंत में 1689 1689 में बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से सभी को एक जगह इकट्ठा करके बता दिया गया कि भाई हम सबको इकट्ठा करें। मैंने आपसे पहले भी कहा कि इंग्लैंड में लिखित संविधान नहीं है। मैंने पहले भी कहा ना, अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी लिखा नहीं होगा। अलिखित संविधान का मतलब ये है कि वो अंतिम रूप से कभी लिख नहीं पाएगा। निरंतर जैसा उनको जो सुधार दिखा लगेगा, जिस चीज़ की आवश्यकता होगी, उस पर कानून बनाते चले जाएंगे। ठीक है, अगर आपने शुरुआती वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं फिर कह रहा हूँ, देख लीजिएगा। मैंने लिखित अलिखित संविधान सब स्पष्ट रूप से समझा रखा है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा समय यहाँ नहीं देते हुए आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, 1789 में फ्रांस में भी मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई और जिसे नागरिक अधिकार की संज्ञा दी गई। ठीक। सर्वप्रथम अमेरिका ने मौलिक अधिकारों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया। संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने का क्या मतलब है कि अगर कोई मौलिक अधिकार उससे छेड़छाड़ करता है राज्य, तो उसे संविधान से छेड़छाड़ माना जाएगा, या कहें कि सीधे कोई सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ऐसी कुछ अवधारणा है। मतलब इसमें मौलिक अधिकारों में परिवर्तन ज़्यादा आसान नहीं है। क्यों? आपको पता है कि अमेरिका का संविधान कठोरतम संविधान में से एक है और उसमें संशोधन इतना आसान नहीं है। तो हालांकि एक बात और यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ मैं आपको कि जब संविधान निर्मित हुआ था अमेरिका का, तो शुरुआत में मौलिक अधिकार उसमें शामिल नहीं था, बाद में अमेंडमेंट करके इसे शामिल किया गया। ठीक है, जबकि हमारे संविधान में प्रारंभ से ही मौलिक अधिकार दिए गए। भारत में मौलिक अधिकारों की मांग 1895 में की गई और उसके बाद नेहरू रिपोर्ट में इसकी चर्चा मिलती है। मद्रास और कराची अधिवेशन में इसकी भी चर्चा मिलती है। ठीक है, तो भारत में भी ये लगातार चर्चा हुई है। अब सवाल है मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। तमाम चर्चा हम लोग कर चुके हैं, अभी इसको भी देख लेते हैं विशेषताएं, है ना। परेशान नहीं होंगे, मैं देख रहा हूँ कि 20-22 मिनट हो गए हैं। आप लोग ज़्यादा लंबा वीडियो पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी 5-7 मिनट और लगेंगे, परेशान नहीं होंगे। अगर आपको लंबा लगता है तो आप 2 बार में देख लीजिएगा, लेकिन मुझे ऐसे नोट पे ख़त्म करना होता है जो एक अंत हो अपने आप में। मौलिक अधिकारों की विशेषता। चलिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की परिभाषा नहीं दी गई है, ये बात ध्यान रखना है आपको। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई। हाँ, क्या हुआ है कि न्यायालयी व्याख्या से कुछ चीजें स्पष्ट होती हैं। न्यायालय समय समय पर व्याख्या करते हैं तो उससे कुछ चीजें स्पष्ट होती हैं। क्या स्पष्ट है कि भाई देखो, ये असीमित नहीं है। आप ये सोच लें कि मौलिक अधिकार असीमित है, तो ऐसा नहीं है। अगर मौलिक अधिकार असीमित होते तो ऐसा 358 359 जो आप आर्टिकल पढ़ते हैं वो बड़ी समस्या में आ जाता है। मतलब 358 359 को अगर मैं आपको क्लियरली समझाऊं कि देश में जब इमरजेंसी घोषित है, 352 जब लागू है, तो मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है, ये ठीक, यह न्याय योग्य है। न्याय योग्य का क्या मतलब है कि इसके आधार पर आप न्यायालय जा सकते हैं। आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट निर्णय करेगा, ये जस्टिकेबल है। ठीक है। संसद आधारभूत ढांचे के भीतर मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। आधारभूत ढांचे के भीतर। अब आधारभूत ढांचा क्या है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये भी हम लोग आगे जहाँ आएगा मैं क्लियर कर दूंगा। वैसे 1973 में कॉन्सेप्ट आया केशवानंद भारती मामले में। ठीक है, तो ये आया कि भाई संसद चाहे तो मौलिक अधिकारों में संशोधन भी कर सकती है, लेकिन वो संशोधन आधारभूत ढांचे के भीतर होना चाहिए। आधारभूत ढांचे के भीतर का क्या मतलब है? आधारभूत ढांचे के भीतर का ये मतलब है कि संविधान की उद्देशिका में संविधान निर्माताओं के कुछ उद्देश्यों का पता चलता है कि वो कैसा भारत बनाना चाहते हैं। ठीक है, उसके अनुरूप ही कोई परिवर्तन हो सकता है, या मौलिक अधिकार अगर संविधान निर्माताओं ने रखे हैं तो उसके पीछे भी उनका एक रीजन है। उस रीजन से छेड़छाड़ किए बिना ही संशोधन किए जा सकते हैं। अंधाधुंध संशोधन नहीं किया जा सकता है कि पता चला संसद एक दिन
तो गुस्से में आई, उन्होंने कहा मौलिक अधिकार जीरो, नहीं मानते हम, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, हालांकि मौलिक अधिकारों में संशोधन की स्थिति क्या है इसको मैं अलग से टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अलग से एक टॉपिक होगा उसका। अनुच्छेद 33, 34, 352 द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है। अभी मैंने आपको 352 का उदाहरण दिया, हालांकि राष्ट्रीय आपात कहते हैं इसको। ठीक है, 33 और 34। 33 कहता है कि भाई कहीं कोई भी व्यक्ति अगर सेना में है, पुलिस में है, तो उसके मौलिक अधिकारों को निलंबन किया जा सकता है। 34 कहता है कि भाई कहीं भी अगर मार्शल लॉ लागू है, सैनिक कानून लागू है, तो उसको वो कैसा भी न कानून होगा, मौलिक अधिकारों का हनन भी हो रहा है तो संसद उसे विधि मान्यता प्रदान कर सकती है। ठीक है, तो निलंबन हो सकता है संविधान के दायरे में, आधारभूत ढांचे के भीतर, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ मौलिक अधिकार सिर्फ नागरिक को ही प्राप्त हैं। 15, 16, 19, 29, 30 नागरिक को ही प्राप्त है। ठीक है, कुछ मूल अधिकार सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं और कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। क्या है इसका मतलब है, उसको जरा समझ लीजिएगा। पहली बात तो अगर टोटलिटी में बात करें, कुल बात करें, तो जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार ये आपको मिल रहा है तो ये आपके लिए पॉजिटिव है। किसके प्रति मिल रहा है, किसके खिलाफ मिल रहा है, तो वो सरकार के खिलाफ है या राज्य के खिलाफ मिल रहा है। तो राज्य के लिए मौलिक अधिकार नकारात्मक अवधारणा हुई और आपके लिए सकारात्मक। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। यहाँ पर मौलिक अधिकार की प्रकृति सकारात्मक है कुछ की, जैसे 19, 25, 28, इसका मैं क्या मतलब है, और कुछ नकारात्मक है, उसका क्या मतलब, उसको समझ लीजिए जरा सा। एक तो ये है कि सकारात्मक प्रवृत्ति का मतलब अनुच्छेद 19 से आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, प्राप्त है, वो चीज आपको पहले से मिली हुई है, उसको सिर्फ संरक्षण प्रदान किया गया यहां से। ठीक, ये चीज बोलने की आजादी आपको पहले से प्राप्त है, धर्म की जो स्वतंत्रता आपको पहले से प्राप्त है। ठीक है, उसको संरक्षण प्रदान कर रहा है मौलिक अधिकार। एक तो ये बात हो गई, इसलिए सकारात्मक है। नकारात्मक क्या है, नकारात्मक ये है, सॉरी, यहां पर अनुच्छेद 19 से आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया जा रहा है। कुछ बोलने में गलती हुई, जरा ध्यान दीजिएगा फिर से। अनुच्छेद 19 से आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया जा रहा है कि आप स्वतंत्र हैं कोई भी बात कहने के लिए, और शांति व्यवस्था बना के अपना संघ बनाने के लिए आपको अधिकार मिल रहा है। आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कहीं भी घूम फिर सकते हैं, ये सब अनुच्छेद 19 में आपको मिल रहा है। यहाँ से अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद से 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता है, उसमें आपको मौलिक अधिकार मिल रहे हैं कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। धर्म के लिए कोई कार्य है, पूत कार्य है, पूत मतलब क्या कहें कि दान पुण्य वाला कोई कार्य है, वो आप कर सकते हैं। ये सब आपको यहाँ से अधिकार दिए जा रहे हैं। नकारात्मक प्रवृत्ति क्या है, अनुच्छेद 14, सब बराबर है। सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रवेश के लिए मतलब सभी प्रवेश कर सकते हैं। सरकारी नौकरी के लिए सभी अप्लीकेबल हैं, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। जीवन जीने का अधिकार सबके पास है। मतलब ये चीज आपको पहले से प्राप्त है, इसका सिर्फ संरक्षण किया जा रहा है। मतलब कोई आप पहले से ही जी रहे हैं ना, आपका कोई जीवन ना छीनने पाए। आप फॉर्म भरने के लिए पहले से ही धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेदित नहीं किए जाएंगे। मतलब आप पहले से ही कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये आपको पहले से प्राप्त है, इसका सिर्फ संरक्षण करना है, इसलिए इसकी प्रकृति नकारात्मक कही गई है। जबकि यहां पर अनुच्छेद 19 से स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया जा रहा है। ठीक है, आपको दिया जा रहा है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगम संघ बनाने की स्वतंत्रता, सब जगह घूमने की स्वतंत्रता, सब जगह रहने की स्वतंत्रता, ये आपको दी जा रही है। इसलिए सकारात्मक प्रवृत्ति है, ये आपको कुछ मिल रहा है। यहाँ पर मिल नहीं रहा है, यहाँ पर पहले से प्राप्त है, उसका संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है भाई, कोई चीज, अब ये 10 रुपए है, आपको दिया जा रहा है तो पॉजिटिव हुआ ना। अच्छा, आपकी जेब में पहले से 10 रुपया है, उसको कोई छीने नहीं, तो संरक्षण प्रदान करना हुआ। तो इसी चीज को आप, इसी भाव को आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। ठीक है, मूल अधिकार व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रहित का समन्वय है। अच्छा देखिए, मूल अधिकार व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रहित का समन्वय, इसका क्या मतलब है। आप देखेंगे कि संपत्ति का अधिकार प्रारंभ में मौलिक अधिकार था, बाद में उसको नहीं माना गया। तो ये सबसे बढ़िया उदाहरण इस बात को समझने का है कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा था, कुछ लोगों के पास था ही नहीं। तो भारत कहीं और से जमीन ला करके उनको नहीं ना देगा, यहीं से सब कुछ ठीक करना पड़ेगा ना। जो हमारे पास उपयुक्त संसाधन है,
जो उपस्थित संसाधन है उसमें ही से सब ठीक करना पड़ेगा ना। तो भाई देखिए, सभी व्यक्ति की गरिमा भी इम्पोर्टेंट है, तो राष्ट्र हित भी इम्पोर्टेंट है, इसमें समन्वय आवश्यक है। तो मौलिक अधिकार, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र हित का समन्वय। ठीक है, चलिए कितने मौलिक अधिकार पाए, देखिए शुरुआत में जो थे वो 7 थे। ठीक, कथन 1, आजादी पश्चात हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कथन 2, वर्तमान में इनकी संख्या घटकर 6 रह गई है। तो ये दोनों ही सही है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को इस तरीके से ही ध्यान दीजिएगा, तो आपको स्पष्ट पता चलेगा, और इस तरीके से क्वेश्चन यूपीएससी में आएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो समानता का अधिकार 1914 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 1930, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। किस संशोधन से नहीं है, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 से नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार संशोधन पूछा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, वो तो हम लोग आगे पढ़ेंगे ही अनुच्छेद 32 में, लेकिन यहाँ इतना समझिए कि ऊपर से ये जो अधिकार मिले हैं इनको कोई छीने नहीं, इसकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए बस इतना ही, सोचा नहीं था 31 मिनट का हो जाएगा, सोचा था इससे कम में हो जाएगा, लेकिन हो गया। खैर कोई बात नहीं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हाँ, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ज़रूर शेयर कीजिए, बताइए कमेंट बॉक्स में, सब निदान मिलेगा आपको। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, एक ग्रुप का लिंक आपको मिला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और एक ब्लॉग है इतिहास का, जो कि यूपीएससी के लिहाज से उसको फ्रेम किया है मैंने, तो उसको देखिएगा, पसंद आएगा आपको निश्चित रूप से। ठीक है, इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।